अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कि ये पैरा फोर्स है क्या। एक बहुत ही शोर मच चुका है और आप टीवी पे और सड़कों पे, स्पेशली लाहौर की सड़कों पे एक फोर्स को मूव करता हुआ देख रहे हैं जिस पे पैरा लिखा हुआ है, PERA, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इन्फोर्समेंट करेगी, ये रेगुलेट करेगी, ये अथॉरिटी बनाई क्यों गई है? इस बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के दिलों में आ रहे हैं कि पहले कौन सी इन्फोर्समेंट है जो फोर्स इन्फोर्सर्स नहीं कर सके, वो कौन सी रेगुलेटरी काम है जो रेगुलेटर नहीं कर सके, जिसके लिए नई अथॉरिटी बनानी पड़ी। वो तमाम सवालों के जवाब आपको इस शो में हम देंगे और आपको बताएंगे कि ये पैरा है क्या, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, ये किस तरह काम करेगी और किन लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, ये चूंग ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर पैरा के जो ऑफिसर्स हैं वो सार्जेंट्स, इनको सार्जेंट्स कहा जाएगा, सार्जेंट, सीनियर सार्जेंट और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जो तमाम रैंक्स के लोग हैं ये यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी इनका जो है वो आर्म कॉम्बैट, यानी कि अगर ये इनको हैंडलिंग करनी पड़े, लोगों से निपटना पड़े तो ये तैयार हैं कि नहीं हैं उस सारी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। वो आपको थोड़ी सी दिखाते हैं, फिर इन लोगों से बात भी करेंगे। एक्टिविटी देखें आप। पैरा फोर्स में जो हायरिंग हो रही है, जो भर्ती हो रही है, वो नौजवान हैं और नौजवान बड़े पुरुमीद हैं। जिस तरह भर्ती हुई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ नौजवान हमारे साथ हैं जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। ये वो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी आए हैं, यानी कि पुलिस के डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे इस डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सुभान भाई ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? सर मैं पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस से आए हैं। इस डिपार्टमेंट में क्यों आए हैं आप? सर ये डिपार्टमेंट एक नया था और इसका विजन कुछ चेंज है। अच्छा, जिस हिसाब से कि मुझे अच्छा लगा कि ये डिपार्टमेंट इसमें जाना चाहिए अच्छा, और अपनी सर्विसेज डिपेंड करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई। जनाब क्यों आए हैं इसके अंदर? सर ये एक मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक चेंज है और ये बहुत बड़े लेवल पे काम होना जा रहा है। इसके अलग से स्टेशन बने हैं और हमें लगा कि ये बहुत अच्छा काम है और इसमें जाना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए। अली भाई, इसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो पब्लिक डीलिंग को लेके आप लोग तैयार हैं? क्योंकि ये रिवायती पुलिस की तरह का डिपार्टमेंट नहीं होएगा। इसमें आपको अपने टेम्परामेंट और अपने एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। जी डेफिनेटली, और ये सीएम साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें भरपूर हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन दें इसमें। दूसरी, पुलिस से मुख्तलिफ कैसे होंगे आप ज़ुहैब भाई? सर ये पुलिस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसमें ज़्यादातर पब्लिक डीलिंग है और हमें यहाँ पब्लिक डीलिंग सिखाई जा रही है। इंशाल्लाह 100% हम आवाम को चले, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। इस पर बात करने के लिए जो पैरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं इब्राहिम शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम हमें बताएंगे इस अथॉरिटी के बारे में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, क्वाइट यंग। और आप इसको देख रहे हैं एज एन एडमिन मैनेजर एंड HR डायरेक्टर एडमिन एंड HR डेप्यूटी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। ये बताएं कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये एक इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी तभी बनती है जब जो पहले से मौजूद इन्फोर्समेंट की इदारे हैं वो इन्फोर्समेंट ना कर पा रहे हों, रेगुलेटर जो हैं वो रेगुलेशन ना कर पा रहे हों, तभी ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि एक नई अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? सर बेसिकली जो पैरा की ओरिजिन्स हैं वो स्टेम करती हैं और जनरेट हुई एक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस वैक्यूम में से। अच्छा। अगर पैरा का जो एम्बिट है आप देखेंगे वो स्पेशल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, यानी कि जो वायलेशंस आपकी डेली बेसिस पे हो रही हैं
नॉट फंडामेंटल मेजर क्राइम्स लेकिन वायलेशंस। तो होता यूँ था जी कि जब ये वायलेशंस होती थी तो इनकी आप कह लें प्रोसिक्यूशन, रेगुलेशन, एनफोर्समेंट एंड सबसे क्रिटिकली इसकी कन्विक्शन बड़ी लो थी। और उसकी मल्टीपल रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो गई है, सोसाइटी इतनी एक्सपैंड कर गई है और क्राइम रेट्स बढ़ चुके हैं कि अटेंशन इन आप कह लें वायलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ से उस तरफ चली गई थी। तो एक बड़ा गैप था। अब आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, लोकल गवर्नमेंट्स इन स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से डील कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस प्राइस कंट्रोल हो गई, इंक्रोचमेंट्स हो गई, एंटी होर्डिंग हो गई। ये सब बड़ी आपको पता है क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आम सिटीज़न को बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन अगेन क्योंकि ये एक आप कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म एब्सेंट हो गया था डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से, तो ये गैप क्रिएट हुआ जो अब पीरा इन्विजन कर रही है और एम कर रही है फुलफिल करने। आपने बात की इंक्रोचमेंट की। अभी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देख रही है। ये पैरा को हेड कौन कर रहा है? हु इज चेयरिंग दिस? मतलब मैं अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसको देख कौन रहा है, इसको चलाएगा कौन, इसके ऊपर कौन बंदा बैठा होगा? एक तो डायरेक्टर जनरल हैं इसके फ़ारूक साहब, कैप्टन फ़ारूक साहब, और उसके बाद ये उनके ऊपर कौन होगा? ये मैकेनिज्म क्या है? जी, तो सब पीरा की मल्टीपल लेवल्स हैं। एक तो प्रोविंशियल लेवल पे इसको सीएम साहिबा हेड करी, अथॉरिटी पूरी को हेड को। जो इसका आपके ऑपरेशनल मैकेनिज्म है, जो उसका हेड क्वार्टर है, वो जैसा आपने कहा डायरेक्टर जनरल साहब है। लेकिन इसकी जो असल फॉर्मेशन है ना जी, वो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर थाने में जो हर थाना बन रहा है पीरा का, वो तहसील लेवल पे यानी कि सब डिवीज़न लेवल पे बन रहा है। तो पंजाब में आपके 154 थाने हो जाएंगे, लाहौर में आपके 10 थाने हो गए, और थाने को एक हेड कर रहे हैं सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। प्रेजेंटली आपने थाना का ये इन्फोर्समेंट स्टेशन जिसको आप कहते हैं जी, ये थाना जो है, ये इसका मतलब यहाँ पर वो पर्चे शर्चे भी काटे करेंगे? बिल्कुल जी, एफआईआर की अथॉरिटी है, लॉकअप की भी अपॉर्चुनिटी, लॉकअप भी है, यानी कि यहाँ पर बंद भी करेंगे लोग? बंद भी किया जाएगा, फिर विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो प्रोसेस पूरा वही है जो एक चलिए इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि इसके काम क्या है, बेसिक काम क्या करेगी ये, इसने करना क्या वो कौन सी वायलेशन है जो इसने रोकनी है? तो सब पीरा के अंडर एम्बिट के अंदर 5 कवानीन आते हैं जो स्केड्यूल लॉज में। पहला तो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड हो गए, लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया आपका। लैंड रेवेन्यू एक्ट में मतलब क्या करेंगे आप? उसमें आप फर्ज करें आपने डिमार्केशन करानी है, आपने कब्ज़ा लेना है ज़मीन का, इलीगल कब्ज़ा आपकी ज़मीन पे हुआ है, तो आप पीरा को जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो पीरा को लिखेंगे। पीरा आपकी इन्फोर्समेंट आर्म होगी, यानी कि जो उधर सिक्योरिटी देनी है, जो आपने ज़मीन वागुज़ार करा के राइटफुल ओनर को देनी है, तो पीरा वो काम करेगा। तो ये रेवेन्यू लॉज वो करेगा। फिर 2 और फंडामेंटल लॉज जो इनके पास हैं वो आपकी एंटी होर्डिंग एक्ट जो है पंजाब का, तो जो भी होर्डिंग कर रहा है, इलीगल होर्डिंग है, यानी कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, अंदोज़ी हो गई, और वो जो भी अपने पास करके रख के बैठा हुआ है, आप उसको भी देखेंगे। यानी कि जो चीनी पे हमें पिछले बार देखा छापे पड़ रहे हैं, वो अब आप करेंगे? अब वो पीरा करेगी, बिल्कुल। और इसके अलावा जी जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग है, अब जो प्राइस कंट्रोल कवानीन की वायलेशन हो रही है, जो आपको पता है रेट लिस्ट निकलती है ज़िलों में, उसकी जो वायलेशन होगी वो भी पीरा इन्फोर्स करेगी। फिर एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कानून के अंदर पब्लिक न्यूसेंसेस भी मेंशन, जो वैसे आपको पता है सीआरपीसी में होती हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, तो पब्लिक न्यूसेंस को इन्फोर्स करना वो भी अब पीरा का एक जिम्मेदारी बन चुकी है। अच्छा, और ये तो हो गया इंक्रोचमेंट हो गया, होर्डिंग हो गया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गया, और उसके बाद लैंड डिमार्केशन हो गया। इसके अलावा 2 और क्या हैं? इसके अलावा जो रेवेन्यू के ही 2 कवानीन हैं, उसमें एक आपका पंजाब टेनेंसी एक्ट आ जाता होता है। उसमें जो आप ये लैंड ओनर्स और जो टेनेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर कोई इलीगल टेनेंसी चल रही है, अवेक्ट करना है, इसमें आप ये भी देखेंगे कि ये जो आया किराएदार आया है, ये किराएदार थाने में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या अब आपके पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? नहीं, वो आपका प्रोसेस जो है सारा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वो सारा उधर से ही थाने से ही होगा। हमारा काम बस ये है जी कि जो रेवेन्यू ऑफिसर ने हमें डायरेक्शंस देनी है कि इलीगल कोई टेनेंट है या लैंड ओनर टेनेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसकी इन्फोर्समेंट पीरा के पास आ जाएगी। फिर एक तीसरा जो रेवेन्यू लॉ है जी वो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट। उसमें जो कॉलोनी लैंड्स होती हैं आपकी, जो स्टेट की होती हैं, वहाँ पे अगर किसी को इलीगली किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको एविक्ट करना है, सेक्शन 32, 34 हैं कानून के, वो फिर पीरा आपको इन्फोर्स करेगी। ये जो आपने बताया कि कॉलोनी लैंड है, कॉलोनी लैंड से आपका मुराद जो सरकारी ज़मीन है, किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन है जिसके ऊपर लोग कब्जा करके बैठ गए हैं, उसको आपने वागुजार कराना है, ऐसे ही? बिल्कुल साहब, इसमें ना एक पुरानी तारीख है, ब्रिटिश टाइम्स पे कॉलोनी लैंड बनी, मसलन सरगोदा ज़िले में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो आपके लाहौर में हैं, तो वहाँ पे जी जो आपने जैसा अगर कॉलोनी में किसी को आबाद किया दिया, तो वहाँ पर अगर इलीगली कोई ठहरा हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको रिमूव करना। जो डिपार्टमेंटल स्टेट लैंड है ना जी,
वो आपकी लैंड रेवेन्यू एक्ट गवर्न करता है। तो अगर लेट्स से किसी इदारे को लगता है कि उसकी ज़मीन इलीगली ऑक्यूपाइड है, जो तो कॉलोनी लैंड है ये औकाफ के अंदर आती है ना, ये वही है ना, हिंदू औकाफ के अंदर आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह मतरूका के अंदर आ गई, और ये जो मुस्लिम औकाफ है उसके अंदर आ गई। बिल्कुल। अब अगर मतरूका की बात करें स्पेसिफिक, एक छोटा सा सवाल है, तो उसकी बहुत सारा जो उसका लैंड है वो लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है, वहाँ पर जब प्रॉपर्टी बना चुके हैं, और उसके अंदर मतरूका के अपने मुलाजमीन जो उनके इंस्पेक्टर हैं, जो जाते हैं, जो कवर करते हैं, जो बताते हैं डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट की आंखें और कान है, वो वहाँ नहीं दिखाते, ना बताते हैं उनको कि ऐसा हो चुका है। तो आप क्या खुद से इनिशिएट करेंगे ऐसी कोई चीज़, या सिर्फ इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट की शिकायत पे करेंगे? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है। हम सिर्फ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हैं, हम खुद कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, हम खुद इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो डिपार्टमेंट, उसमें से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो आपके कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, वो उन्हीं का ही डोमेन है। वो उन्हें हमें डायरेक्ट करना है एज कस्टोडियंस ऑफ स्टेट लैंड, जो एक ज़िले के जो स्टेट लैंड के हैं, वो पीरा को बताएंगे कि इसको वागुजार कराएं, इसके खिलाफ ये एक्शन लें, और पीरा ने फिर उसको इन्फोर्स करना। वैसे अगर उन लोगों ने कभी पुलिस को कंप्लेन नहीं किया, तो वो आपको क्या लगता है कि वो आपको कंप्लेन करेंगे? इसमें आई थिंक देखें, इश्यूज़ ये हैं कि हमारा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी फील्ड ऑफिसर रहा हूँ बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आई थिंक अक्सर जो कंसर्न्स आ जाते हैं वो कोऑर्डिनेशन के आ जाते होते थे। अगर कम्युनिकेशन की गई, शायद मे बी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, मल्टीपल रीजंस की वजह से कुछ भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो गए, बर्डन्स हो गए। तो आई थिंक अगर अब कलेक्टर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं पीरा से, तो मुझे लगता है कि कन्विक्शन रेट्स इंप्रूव होंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है जी कि हमने जो प्रोसिक्यूशन का सारा काम वो हमने, आप समझें, डिवॉल्व कर दिया है थानों के लेवल पे। तो हर जो तहसील का थाना है, एसडीओ के पास जो एनफोर्समेंट स्टेशन होगा, उसमें एक प्रोसिक्यूटर हमने बिठा दिया है। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर जो एक फ़ाइल बनेगी, जो मैजिस्ट्रेट के आगे पेश होगी, कलेक्टर के आगे पेश होगी, वो ज़्यादा अच्छी एविडेंस के बेसिस पे होगी। तो मुझे लगता है इससे ओवरऑल सिस्टम आपका स्ट्रेंथन होगा, एम्पावर होगा, कलेक्टर्स कॉन्फिडेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से अब कन्विक्शन रेट्स इंशाल्लाह ताला बढ़े। अच्छा, आप तो बताया, अब हम कोई नया, हम तो आज़ाद नहीं हुए, हमें काफ़ी ज़माना हो गया, और पंजाब स्पेशली इसमें बहुत सारे लोगों का ध्यान रहा है, सोच रही है, स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हुक्मरान है। जो हमारी सीएम साहब है, उनके वालिद, उनके चचा, अब वो ख़ुद यहाँ पर हुक्मरान है इस सूबे के अंदर स्पेशली। तो इन्होंने इस डिपार्टमेंट की, इसकी ज़रूरत क्या पेश आ गई कि वो जो पहले काम नहीं कर सके ये वो काम करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि हम इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप जाएंगे नहीं, आप प्रोब नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इन्फोर्स करेंगे जो आपको डिपार्टमेंट बताएगा। तो फिर क्या इसमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाए? तो फिर आप, अगर डिपार्टमेंट ने कहना होता, तो डिपार्टमेंट तो ये कोई भी इस तरह के वो उसको पुलिस को करते हैं, लिखते हैं, पुलिस जाके कर देती है, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा ये माइल गए हम? इसमें दो थोड़े पॉइंट्स पे मैं फोकस करूँगा। एक तो ये कि जो ज़मीनों का मामला आता है, जैसा लैंड रेवेन्यू एक्ट का हो गया, उसमें कॉग्निजेंस या जिस नोटिस लेना पीरा का काम, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे तजावज़ात हो गए, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो गई, मूवेबल इंक्रोचमेंट्स हो गई, इमूवेबल इंक्रोचमेंट्स हो गई, होर्डिंग होगी, प्रॉफिटेरिंग होगी, उसमें जो आपके मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं पीरा के, आपके एसडीओज़ हो गए, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, जो थानों को लीड कर रहे हैं, उसके नीचे आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो गए, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो वो अगर, अच्छा, इस पहले जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो मैं कॉलोनी लॉ के बारे में पूछ रहा हूँ। जो आपने कहा कि जो सरकारी लैंड पे लोग बैठे हुए हैं, जी, वहाँ पर तो देखना डिपार्टमेंट, तो मेरे ख्याल से अभी अगर उसने बताना होता तो वही बता देता। तो वहाँ ज़रूरत आपको ज़्यादा है कि सरकारी लैंड पे कौन बैठा हुआ है, जहाँ पर आपके एसडीओ को या देखने की ज़रूरत है, और उनको आपके जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हैं। अभी मैं आपके स्ट्रक्चर पे आता हूँ, तो ये लोग क्या ये देखेंगे कि ये सरकारी लैंड पे कब्जा हुआ है, वो खुद से इनिशिएट करें? देखिए, उसमें यही बात है कि आइडेंटिफाई करना कि ज़मीन इलीगली ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, वो तो आपको कलेक्टर नहीं बताना है ना, जो अथॉरिटी है, जो अगर आपको विसल ब्लोअर का भी, क्योंकि आपके कानून में एक जिक्र है, विसल ब्लोअर आपको कहता है कि भाईजान यहाँ पे ये सरकारी लैंड है, इस पे कब्जा हुआ है, डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं बता रहा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, उस केस में ये है, ये अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जी डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर में और एसडीओ के दरमियान। जो एसडीओ के रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर विसल ब्लोअर लेट से एसडीओ के नोटिस में बात लेके आता है, तो एसडीओ सर्टनली डिप्टी कमिश्नर को कम्युनिकेट करेंगे, डिप्टी कमिश्नर्स आगे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कहेंगे इन्वेस्टिगेट करें। तो एक इंटरनल मैकेनिज्म आप देख रहे हैं इस्टेब्लिश हो रहा है, बन रहा है, कोऑर्डिनेशन आपकी स्ट्रेंथन हो रही है। तो उससे होगा ये कि अगर लेट्स से विसल ब्लोअर मैकेनिज्म हो गया, या इवन एसडीओ को लगता है कि जी क्योंकि विसल ब्लोअर आपके एक्ट में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये एक आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस एक्ट का, एक समथिंग न्यू जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं।
तो उसमें ये है जी कि ना एक जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो मैकेनिज्म बन जाता है आपका, तो विद इन डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, रेलेवेंट डीसीज जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को मोबिलाइज करते हैं, एसडीओज उनके साथ कम्युनिकेशन में होते हैं। तो आई थिंक जब सब सेम पेज पे होंगे, सिनर्जी इस्टेब्लिश होगी तो बेहतर होगा। एक और जोब साहब इसमें जो बात है विसल ब्लोअर से रिलेटेड, ये है कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं। अब जितने भी जो हमारी जो जवान हैं उनके पास बॉडी कैम्स लगी होंगी, तो वो जो एक इनिशियल एक कंप्लेंट आती है अक्सर के जी इन्वॉल्वमेंट है या इलीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं या अथॉरिटी को अब्यूज़ किया जा रहा है, वो बड़ी लिमिट हो जाएगी इस चीज़ से। अच्छा, उस पे ब्राइबरी की बात करें ना, ब्राइब करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोई कह लें इस तरह की, या लेट्स से कोई वो अब जब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं तो बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना बता दें कि ये जब आपको विसल ब्लोअर बताएगा कि हमें ये जो जगह है ये सरकार की है और इस पे एक बंदा नाजायज़ काबिज बैठा हुआ है और उस पर कंस्ट्रक्शन कर चुका है, बेचने के मूड में है, डिपार्टमेंट आपको बता नहीं रहा, विसल ब्लोअर आपको बता चुका है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे आप आईओ कहते हैं वो जाके देख आया है, तो क्या उसके बाद ईओ जिसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं वो जाके एक्ट करेगा, वहाँ पर उसको देखेगा, अपना लॉ इन्फोर्स करेगा? बिल्कुल इमीडिएटली जो है ना, हमने इसमें एक प्रोविजन डाली है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर की, ईपीओ जिसको कहते हैं। तो जैसे ही जाते हुए अगर उसको लग रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तजावुज़ात हैं, तो ईपीओ के तहत वो काम को रोक देगा, जो ईओ हो या आईओ या एसडीओ। लेकिन उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस ये है कि जब ईपीओ इशू हो गया तो जिस पार्टी के खिलाफ ईपीओ इशू है वो सीधा अपनी अपील दर्ज करेगी या केस दर्ज करेगी हेयरिंग ऑफिसर के पास जाके। हेयरिंग ऑफिसर अभी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जहाँ पे एसडीओ पोस्ट हो गए जी, एसी जो है। तो फिर हेयरिंग ऑफिसर पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा या करेगी, देखेंगे मामला क्या है। डेडिकेटेड है एसी आपके पास हेयरिंग ऑफिसर? जी बिल्कुल, अभी के लिए हमने हेयरिंग ऑफिसर्स की अथॉरिटी एक्ट के अंदर ही असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दी है, लेकिन ये वहाँ पे है जहाँ पे एसडीओज पोस्टेड है। अभी 154 तहसीलों में से 53 जगह पे एसडीओज पोस्ट हो चुके हैं। बाकी जगहों पे भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, हो सकता है हम असिस्टेंट कमिश्नर्स को एसडीओज का चार्ज दे दें। उस केस में ये होगा कि जो आपके हेयरिंग ऑफिसर्स होंगे वो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर लेट्स से ईओ ने या वो एडीसीजी डेडिकेटेड होगा या वही जो काम कर रहा है ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? वो नहीं, वही जो ऑलरेडी लेट्स से जो लाहौर के एडीसीजी हैं, लाहौर के तो नहीं क्योंकि यहाँ एसडीओज पोस्टेड हैं, लेकिन किसी और ज़िले के अगर एडीसीजी हैं तो उन्हीं को हेयरिंग ऑफिसर का एडिशनल चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, तो उसमें फिर ये है जी कि ईपीओ आपका इशू हो गया एक इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, तो पार्टी समझती है कि नाजायज़ है, गलत है, तो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, पूरी उसमें एक मैकेनिज्म है, रिपोर्ट जनरेट होगी, आईओ आएंगे, दूसरी पार्टी पेश होगी, फिर हेयरिंग ऑफिसर फाइनल देंगे कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसमें इसका मतलब इसमें डिपार्टमेंट जो है वो एज सच इस तरह इन्वॉल्व नहीं होगा? जी बिल्कुल, अगर लेट्स से ईओ या आईओ या एसडीओ को लगता है कि इस तरह की इलीगल एक एक्शन चल रहा है तो आप इन द मोमेंट इसका मतलब वो एक्शन ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसमें अब अपने जो स्ट्रक्चर है आपका, जिससे अब लोगों ने डील करना है, हमने आना है, वो थोड़ा सा बता दें कि मैंने जो पढ़ा है वो आईओ है, ईओ है, उसके बाद एक हेयरिंग ऑफिसर है, उसके बाद एसडीओ है। ये बेसिक आपका जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर है। ये काम क्या करेंगे आईओ, ईओ या एसडीओ? बिल्कुल, जो आपने स्ट्रक्चर बताया ना, ये तहसील सब डिवीजन लेवल पे है, एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के। एसडीओ जो हैं, जो अभी हमने एसडीओ पोस्ट किए हैं जी, वो सारे पीपीएससी क्वालिफाइड पीएमएस ऑफिसर्स हैं, BS-17। तो वो आपके जी ओवरऑल थाने के इंचार्ज हैं, वो एफआईआर की रजिस्टर करने की अथॉरिटी उनके पास है, ओवरऑल मॉनिटरिंग, डिसिप्लिनरी इश्यूज सारा कुछ एसडीओ के पास है जी। एसडीओ के अंदर आपके पास आगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जिनके पास इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स की अथॉरिटी है। एसडीओ स्टैंड्स फॉर सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके नीचे फिर आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ गया जो ग्रेड 14 का है। तो उसके पास जी आपके पास उनके पास ईपीओस की अथॉरिटी हो गई, इन्वेस्टिगेशन की हो गई, विजिट्स की हो गई, सर्च की हो गई, इंस्पेक्शंस की अथॉरिटी हो गई। फिर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ गए जो ग्रेड 11 के हैं। और इनकी जी हमारी रिक्रूटमेंट भी पीपीएससी के थ्रू हुई। अब इनकी ट्रेनिंग पीटीसी चूंग में हो रही है। आपको पता होगा अपने इंटरनेशनल कंसल्टेंट है एआईजी साहब मंजर जैदी साहब, उनको हमने रिक्रूट किया है इस काम के लिए फॉर देयर ट्रेनिंग। तो जो आईओज हैं जी, उनका पर्पज़ है इन्वेस्टिगेट करना। अगर लेट्स से कोई वो खुद कॉग्निजेंस लें या उनको डायरेक्शंस आएँ एसडीओ की तरफ से या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, तो वो जाके मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे, और वो रिपोर्ट फिर ईओज और एसडीओज के साथ शेयर करें। ठीक है। अच्छा, ये जो ईओ और आईओ है, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? ये किस तरह काम करेंगे? ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे? क्योंकि ईओ जो है उसने तो इन्फोर्स करना है ना, वो जाके पावर लगाएगा। जो आईओ है वो पहले आएगा या ईओ पहले आएगा? देखिए,
डिपेंड्स क्या नेचर क्या है केस का आपका। अक्सर एक जगह पे इमीडिएटली जाके आपको कार्रवाई करनी होगी। लेट्स से अगर कोई सॉफ्ट इंक्रोचमेंट इस्टेब्लिश हो गई हैं तो वहाँ पे ईओ आईओ जाके उसको एकदम से रुकवा देंगे। कुछ केसेस होंगे तो थोड़े प्रोलॉन्ग्ड होंगे जिनमें आपको क्लियर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी, प्रोसिक्यूटर की सपोर्ट चाहिए होगी। तो उस केस में हो सकता है पहले आके ईपीओ जनरेट हो जाए, ईओ कर दें या एसडीओ कर दें। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे थाने में एक सब इंस्पेक्टर ऑपरेशंस में है, एक सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में, ये उसी तरह काम करें? तकरीबन जी, बिल्कुल और ऐसे ये है। अलग अलग काम करेंगे? अलग अलग भी एक साथ भी करेंगे। अगर लेट्स इन्फोर्समेंट चल रही है साथ आपने इन्वेस्टिगेट भी करना है। मकसद ये है जी कि एक जो थाना है आपका इन्फोर्समेंट स्टेशन, वो कंप्लीट एक सिस्टम हो। आपको किसी और सिस्टम पे रिलाई ना करना पड़े। इन्वेस्टिगेशन भी अंदर हो रही हो, इन्फोर्समेंट भी हो रही हो और प्रोसिक्यूशन भी साथ साथ हो रही हो। तो एक कलेक्टिव आप समझें इसको बनाया गया है सिस्टम। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एथिकल इन्फोर्समेंट। एथिकल इन्फोर्समेंट क्या होती है? एथिकल इन्फोर्समेंट ज़ोब साहब हमारी ये है कि ना आप इन्फोर्समेंट का कल्चर पूरा चेंज करें। तो जो सिटीज़न और जो हमारा इन्फोर्सर है उसके दरमियान जो इंगेजमेंट है या इंटरेक्शन है वो सॉफ्ट हो, कानून के दायरे में हो। सॉफ्ट मतलब इस तरह हो कि उनका जो इंटरेक्शन है वो ये वही वाला respectful। सॉफ्ट तो नहीं जो पुलिस कल्चर भी चेंज करने का हमने कहा था? थाने बदले थे, कलियां की थी, पेंट किया था। नहीं, आई कांट स्पीक टू एनी अदर डिपार्टमेंट, लेकिन हमारा जो एम्फोसिस है वो यही है कि आपको एक एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है। ठीक है कि आप रिस्पेक्ट से सिटीजन से बात करें। जैसे आपने पहले बाहर की मिसाल दी, लेकिन हाँ। बाहर भी रेट ऑफ द स्टेट कायम है। हाँ, लेकिन पुलिस वाला आपसे तहम्मुल से बात करता है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि एक इंटिमिडेटिंग माहौल है या आपको थ्रेटन किया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है। तो वो एक कल्चर चेंज करने का मकसद है, वो एक एथिकल है। और सबसे बड़ी बात है जी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक क्रिटिसिज्म Technology जनरेट कैसे? हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है सबसे बड़ी बात जो है, मैंने आपको बताया कि बॉडी कैम्स होंगी। अब कोई भी हमारा सार्जेंट या ईओ आईओ अपना ऑपरेशन नहीं शुरू करेगा, थाने से बाहर ही नहीं जा सकता जब तक उसका बॉडी कैम ऑन नहीं होगा। जैसी बॉडी कैम ऑन होगा वो जीपीएस इनेबल्ड होगा, आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे होंगे। फिर जब वो कार्रवाई कर रहे होंगे वो आपको जो भी होगा कंप्लेनेंट या जहाँ भी होंगे उनको बताएंगे कि जी बॉडी कैम मेरा ऑन है, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ। और बैक एंड पे जी इस वक्त पूरा हम दोबारा कंसल्टेंट्स को एंगेज कर रहे हैं। एक पूरा हमारा एक सिस्टम और डेटाबेस इस्टेब्लिश हो रहा है जहाँ ये सारी डिजिटल एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, मेंटेन की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि इसको टैंपर ना हो। अब इसके दो फ़ायदे हैं, एक वही एथिकल पुलिसिंग कल्चर चेंज होना, और एक और जो हमने जी अपने रेगुलेशन में डाला है वो ये है कि जब भी कोई हमारा सार्जेंट आपके पास आएगा तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अपनी आईडी भी दिखाएगा जिस तरह बाहर होता है, या आपको अपना बैज दिखाया जाता है, पुलिस बाहर दिखाती है, आपने नेटफ्लिक्स पे भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा। तो हम एक वो कल्चर ला रहे हैं कि जी पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर बॉडी कैम का बताएं, सारा कुछ करें। और असल बात है जी कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी ना तो उससे एक तो जो किकबैक्स या ब्राइबरी या करप्शन के इश्यूज़ होते हैं वो मिटिगेट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो साहब आपकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने बात कर रहे हैं ना बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिखाएगा, बॉडी कैम लगा हुआ है, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया ना। आपके बताने में ही मुझे बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। लेकिन ना ये हर डिपार्टमेंट के जब आगाज़ होता है ना तो ऐसे ही कहा जाता है। जैसे हमने जो आगाज़ देखे वो ट्रैफिक वार्डन्स वाला देखा। जब ट्रैफिक वार्डन आए ये तहम्मुल से बात करेंगे, हम मोटरवे पुलिस वाला देखा, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनका ये एटीट्यूड ये होगा। लेकिन उसके अंदर भी कोताहियाँ गलतियाँ आती हैं जो इंसान है। तो ये जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं इनका मैकेनिज्म है इनको कंट्रोल करने का अपने डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आप एचआर को भी देख रहे हैं, तो क्या ये तमाम मैकेनिज्म मौजूद है? जी बिल्कुल। इसमें सब दो मैकेनिज्म हमने बनाए हैं। एक तो हमने डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको भी हमने बिल्कुल डेलीगेट कर दिया है। एसडीओस को हमने एम्पावर कर दिया डिसिप्लिनरी हियरिंग्स पे। फिर उसका हमने चेक एक रखा है डिप्टी कमिश्नर्स के पास, और यहाँ पे हेडक्वार्टर में जो हमारे डायरेक्टर पर्सनल हैं, जो पुलिस के एक ऑफिसर होते हैं, वो हमारे पास आए हैं। तो एक डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर हमने बनाया है कि अगर हमें महसूस हो कि कोई किसी के बिहेवियरल इशूज़ हैं, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएट एक्शन लिया जाए। फिर अगेन ज़ोइब साहब जो बात है ना वो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है उसको बहुत एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। उसको हमने अपने एक्ट का हिस्सा बनाया है। आपने विसल ब्लोअर की बात की, बॉडी कैम्स आपने पढ़े हैं, हमने अब जो अपना ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स कोड है जी वो अभी हमारा अप्रूव हुआ अथॉरिटी मीटिंग में। तो देखिए आपने बात की ना कि इंसानी गलती हो जाती है, उसको मिटिगेट या ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आप जो एक इंडिविजुअल एजेंसी है उसको कमज़ोर ख़त्म करके टेक्नोलॉजी पे लाएं, अकाउंटेबिलिटी उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। तो हमारी कोशिश जी यहाँ पे, और इसमें जी आई थिंक जो पॉलिटिकल इस वक्त एक ओनरशिप हमें मिली है, सपोर्ट मिली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और सिग्निफिकेंट रही है। अच्छा। इसको लॉन्च करने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो एक बड़ा मेजर ऑपरेशन है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो है इंक्रोचमेंट का।
और इंक्रोचमेंट एक कंटिन्यूस बिजनेस है, क्योंकि आप यहाँ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करते हैं, वहाँ इंक्रोचर दोबारा आ जाता है। जब हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं, वो हमने देखा है टाउन में जब भी ऐसे हुआ है, वो यहाँ करके गए हैं, शाम को फिर दोबारा बंदे बाहर आ गए। तो इसका एक क्या मुस्तकिल क्या हल निकाला है आपने? देखिए, इसमें एक दो बातें। एक तो वही बात है प्रेजेंस आपकी, कि पीरा को आपने इतना स्ट्रेंथन किया है, आपने HR पर्सनल इतना दिया है कि रेगुलर आपकी ना पेट्रोलिंग चल रही होगी। और इसको डेलीगेट करने का जो मकसद है ना जी, मसलन लाहौर के एक थाने में मल्टीपल आपने EOs दिए हैं, IOs दिए हैं, वो अपने स्फेयर्स में बार बार रेगुलरली ऑपरेशंस करें, मॉनिटर करें। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं जी, बिल्कुल वो रिपीटेटिव एक इशू होता है, और वहाँ पे फिर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मिशन अपना एक रोल प्ले करती है, उनसे नेगोशिएट करती है, उनको जगहें दे देती है। वो एक आप कह लें लॉन्ग टर्म एक उसकी अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। पीरा का ये है कि जी रेगुलर पेट्रोलिंग हो, बार बार मल्टीपल ऑपरेशंस हो, चलान करेंगे फिर आप फाइन करेंगे, ऐसा है? जी बिल्कुल, पूरा एक सिस्टम है जी फाइन का है। और उसके बाद अगर लेट से फिर भी नहीं होता, फिर उसको एस्केलेट करके आप रेस्ट डिटेंशन की तरफ भी जा सकते हैं, प्रेजेंटेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, वो सारा मैकेनिज्म कानून। अच्छा, इसमें आप जो ग्राम फरोशी है, जिस तरह कीमत ज़्यादा लेते हैं, प्राइस कंट्रोल है, वो भी काम आपके पास? जी बिल्कुल, पूरा प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है जी, स्केड्यूल्ड एक एक्ट है पीरा के पास। बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होगी, और पब्लिक डीलिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर पैसे की दावत भी आएगी, वहाँ पर आपको ब्राइबरी भी होगी, हर चीज़ होगी। और वहाँ पर आपका जो इंस्पेक्टर है वो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं ना, तो वो आपको अल्योर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस तरह अपने इन्फोर्सर को, सार्जेंट को, IEO को कैसे बचाएंगे? देखिए जोर साहब, इसमें ये बात जो है कि जो हमारे इन्फोर्सर हैं EOs और IOs, उनके पास फ़ाइन लेने का इख्तियार ही नहीं है। उनने जाके कोई कार्रवाई करनी है, फ़र्ज़ करें अगर कोई दुकान है जो ग्राम फरोशी कर रही है, प्रॉफिटेरिंग कर रही है, वो उनको जाके नोटिस इशू करेंगे और उनको चलान फॉर्म दे देंगे, और फ़ाइन जो है वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जमा होगा, और पूरा उसका सिस्टम है, वो अपील भी उसको कर सकता है, और एक पूरा मैकेनिज़्म है। तो जो भी एक थोड़ा आर्बिट्रेरी सिस्टम चल रहा था, मौके पे करना वो सारा कुछ, उसको चेंज करके हम इंस्टीट्यूशनलाइज और एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ताकि वही बात है, एक अपील का चांस भी आए, ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आए, और वही बात जो आपने पहले की, जो एक इंडिविजुअल एजेंसी है उसको कम करके आप सिस्टम को एम्पावर करें। और ये करते हुए उसका बॉडी कैम ऑन होगा? बॉडी कैम उसका ऑन होगा, बिल्कुल जी, ताकि कोई भी बाद में कोई प्रॉब्लम हो, वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाके अपील कर सके। बॉडी कैम का डेटा आपके पास अवेलेबल। चलान का इख्तियार सिर्फ EO को होगा? नहीं जी, EO को भी है और SDO के पास भी है। और सार्जेंट? नहीं, सार्जेंट को नहीं है। सार्जेंट जस्ट मसल जो साथ होगा। वेल पुट जी, जस्ट मसल। और वो सिर्फ साथ होगा इन्फोर्समेंट के लिए, उसकी हेल्प के लिए। और एक और ज़रूरी बात आपने अच्छी मुझे याद दिला दी मसल से, अब कल्चर चेंज करने की बात है ना, अब हमने इनको लीथल वेपन्स भी नहीं दी। जो हमारा सार्जेंट होगा उसके पास बटॉन होगा, और अब जो मेजर वेपन्स होती हैं वो भी एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर बन जाता होता है, वो भी हमने नहीं दी। तो अगेन एक कल्चर चेंज करने वाली बात है, एक अच्छा एक वेलकमिंग आप समझ लें इमेज देने की। विसल ब्लोअर की बात आ गई, विसल ब्लोअर पे आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम मुखबर कहते हैं। मैं मुखबर कहता हूँ उसको। मुखबर की आपने एक प्रॉपर एक क्लॉज रखा है, उसकी तमाम शिकें रखी हैं कि उसकी आइडेंटिटी नहीं बतानी, उसका कुछ नहीं बताना, वो बताएगा कि यहाँ पर ये हो रहा है। ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है जो मुझे ये लगा कि ये गलत भी इस्तेमाल हो सकती है, सही भी इस्तेमाल हो सकती है। सही में इसी तरह जैसे हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म है कि आप जाएं और सिटीजन जर्नलिज्म करें, और ये अगर सिटीजन अपनी वो क्या कहते हैं फ़र्ज़ को निभाए और वो बताए कि यहाँ गलत हो रहा है, तो इससे बेहतर चीज़ क्या होगी। लेकिन यहाँ पर सिटीजन थोड़े शरारती भी हो जाते हैं ना, वो शरारतन किसी को तंग करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गलत बता देते हैं। तो फिर वो इस तरह की चीज़ को कैसे काबू करें, क्योंकि विसल ब्लोअर को तो कैमरा नहीं लगा होगा ना। जी बिल्कुल, नहीं ठीक बात है। और इसमें सिर्फ दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है, तो हमारा ना जो पूरी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, जहाँ पे कंप्लेंट का पूरा एक इंटरनल पोर्टल बन रहा है, कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर होगी, इन्वेस्टिगेट कैसे होगी। तो पहला तो मैकेनिज्म है कि जब आपके पास कंप्लेंट आती है तो आप उसका फॉलो अप कैसे। ये विसल ब्लोअर कंप्लेंट कर रहा है ना? विसल ब्लोअर भी अनोनिमसली भी और लेट्स से नॉन अनोनिमसली भी, दोनों के लिए भी एक बड़ा अच्छा डिजिटल, यानी कंप्लेनेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहे तो विसल ब्लोअर में चला जाएगा, वो विसल ब्लोअर में करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और अगर वो आइडेंटिटी बताना चाहता है तो वो उसके लिए भी हमारा एक ऑनलाइन डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है। और आप कंप्लेनेंट का नाम जो है उसको बताएंगे जिसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी? सॉरी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी उसको कंप्लेनेंट का नाम बताएंगे? अगर एनोनिमस है तो नहीं बताएंगे जी, वही बात है, ताकि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी बचे। अगर उसमें विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी लीक हो जाती है तो उसमें भी हमने एक इंटरनल मैकेनिज्म रखा है, इन्वेस्टिगेशन की रखी है, किसने लीक की, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी भी बची रहे जी, उसकी भी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। विसल ब्लोअर की झूठी मुखबरी पे क्या करें जी? वही अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। उस पर जो बात है जी, उसमें एक तो आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया है, एकदम से कार्रवाई नहीं होती, मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया है, मूवमेंट पर जाके फाइन नहीं होगा, एक्शन नहीं लिया
आ जाएगा, पूरा एक हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगी, हेयरिंग ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। एक तो ये मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये होगा कि अगर इस तरह की फ्रिवलस या फेक कंप्लेंट आ जाती है तो उसके खिलाफ भी हमने अपने ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स कोड में कार्रवाई रखी है। अगर हमें लगता है कि विसल ब्लोअर कोई इस तरह शरारत कर रहे हैं तो फिर हेयरिंग ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो उस अनोनिमस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। तो ये हमने जी आप समझ लें चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं इस तरह की गलत किस्म की कंप्लेंट्स को लिमिट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं कि आप अच्छा काम करें और ये जो इदारा आपने बनाया, जिस नीयत से इदारा बनाया गया वो काम कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। पैरा पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस अथॉरिटी ने इन्फोर्स करना है लॉ को। एक्ट बन चुका हुआ। एक्ट में सिंपल सी चीज़ें हैं 4-5 जो इनके जिम्मे लगाई गई हैं, जो इन्होंने पूरी करनी है, जिनमें से एक के इंक्रोचमेंट ना हो, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ये लोग करेंगे। दूसरा ये कि यहाँ पर होल्डिंग ना हो, यानी कि जखीरा अंदोजी ना हो, लोग जखीरा अंदोजी ना करें, ये फोर्स वहाँ पर भी काम आएगी। तीसरी डिमार्केशन के लिए काम आएगी, यानी कि जहाँ पर भी आपको लैंड अपना खरीदना है, परचेज करना है सरकारी सतह पे, आपने उसका इंतकाल कराना है तो उसकी जो हदूद बंदी है, हद बंदी है, उसके लिए ये काम आएगी। और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सड़क के ऊपर जो लॉ इन्फोर्स करना है वो इस अथॉरिटी ने करना है। किसी ने ज्यादा चार्ज किया, ग्राम फरोशी किया, उसको भी इस अथॉरिटी ने देखना, ये इनके एक्ट का हिस्सा है। इससे पहले भी बहुत सारे अथॉरिटीज इन्फोर्सर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये काम करने थे, अब वो काम नहीं कर पाए, इसलिए एक डेडिकेटेड फोर्स बना दी गई है वर्दियों के साथ, जो पर्चा भी काट सकेगी, जो थानों में भी लेके जा सकेगी, जो आपको ट्रायल भी कर सकेगी। ट्रायल यानी कि मजिस्ट्रेट की अदालत में आपको ट्रायल तक लेके जाएगी। इसके अंदर भी एक हियरिंग ऑफिसर है जो आपका केस अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो वहीं पे आपका सुन के दूर करेगा। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे सुकम भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, एक अप्रोच पॉजिटिव रखें कि आपके फायदे के लिए चीज़ की गई है। आपको सड़क से गुजरते हुए परेशानी होती है, लोगों ने सड़क पे दुकानें पैदा कर बना दी अपनी, तो वो दुकानें हटाने के लिए ये मौजूद है। कोई आपके साथ ज्यादती ना करे, कोई ग्राम फरोशी ना करे, कीमत ज्यादा वसूल ना करे, तो ये फोर्स बना दी गई है, ये अथॉरिटी बना दी गई है। तो ये तमाम चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन देखना ये है कि बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी फोर्सेस की तरह ये कब तक मलाइन नहीं होती, ये कब तक बिल्कुल ऑनेस्ट रहती है, ये देखना है। ये देखने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये किस तरह काम करेंगे, इनके काम पे गहरी नजर रखेंगे, क्योंकि ये जो काम करने जा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक बल्दियात से है, लोकल बॉडी से है। ये वो काम करने जा रहे हैं जो लोकल बॉडी और बल्दियात करती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इन्होंने वो काम करना है, इन्होंने वो लॉ इन्फोर्स करना है, इन्होंने शहरियों को सहूलतें देनी है। और शहरियों की सहूलतें उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये जानने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम भी अपना फर्ज अदा करते रहेंगे, ये भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे कि अपना फर्ज अदा करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।